हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे क्लास 11 फिजिक्स में मूलभूत गणितीय अवधारणा। ओके, और इसमें तो अभी तक हमने पढ़ लिया है समाकलन के नियम और समाकलन की विधियां, है ना। तो समाकलन की विधि में हम दो तरह की विधि उपयोग में लाते हैं, प्रतिस्थापन विधि और खंडशः विधि, है ना। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो प्रतिस्थापन विधि को समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां से देख सकते हो। ओके, और आज हम उसकी दूसरी विधि के बारे में समझेंगे, खंडशः विधि द्वारा समाकलन। ओके, चलिए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं जो खंडशः विधि द्वारा समाकलन, उसकी, ठीक है, उसको अब हम समझते हैं ना। तो खंडशः विधि द्वारा समाकलन कब उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये विधि कब उपयोग में लाई जाएगी कि हमारे पास जो फलन है वो गुणनफल में हो। फलन जो है गुणनफल में हो, मतलब हमारे पास ऐसा दिया है sin x, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके, इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये फलन हमको यहाँ गुणन में दिए हुए, ठीक है। तो इस तरह से इस विधि, इस तरह के को, है ना, समाकलित करने के लिए हम खंडशः विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए तो इसका जो फॉर्मेट है ना, इसका जो नियम है वो हम लिखते हैं पहले, फिर इसके कुछ एग्जांपल भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए माना u व v दो, ठीक है, कोई दो फलन है, ठीक है ना, x के फलन है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल का समाकलन, मतलब u v, ओके, इनका समाकलन, ठीक है, कैसा किया जाएगा। तो इसका फॉर्मेट, इसका नियम ध्यान रखिए तो, ठीक है। इसमें से हम किसी एक समाकलन को पहला और दूसरे, है ना, एक पहला और दूसरा फलन मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला फलन, ठीक है, u, और दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन का समाकलन मतलब v dx, है ना, माइनस, ठीक है। फिर समाकलन किसका करेंगे हम, पहले फलन के अवकलज गुणांक का। पहला फलन जैसे हमने u माना है तो उसका अवकलज गुणांक मतलब अवकलन करेंगे गुणित, ठीक है, समाकलन दूसरे फलन का, है ना। इन दोनों का गुणा करने के बाद जो मिलेगा उस पूरे का समाकलन हम करेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। तो ये उसका एक फॉर्मेट हो गया। एक्चुअली में जो ये u और v हमको थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूज कर रहा होगा, इससे हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो हम इसको एक बार शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। शब्दों में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, है ना, उसको शब्दों में हम लिख रहे हैं जो, ठीक है, ताकि याद हो जाए हमको। तो इसमें से हम किसी एक को पहला मान लेंगे और दूसरा मान लेंगे ना। तो ये पहला फलन है ना, u क्या है, पहला फलन, ठीक है, गुणित में, है ना, v मतलब दूसरे फलन का समाकलन, है ना। तो ये क्या है, गुणा में दूसरे फलन का समाकलन, ठीक है, ये। फिर माइनस चिन्ह है ना। फिर माइनस के पश्चात जो क्या कर रहे हैं हम, है ना, पहले फलन का अवकलज, क्या है ये, पहले फलन का अवकलज या अवकल गुणांक, ठीक है, गुणित u और v, समाकलन v dx मतलब दूसरे फलन का समाकलन, है ना। उसी को शब्दों में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणनफल करने के बाद जो हमको मिलेगा उसका समाकलन, ओके। ये हमारे पास नियम है ना। या अगर हमको ये भी इतना भी तो याद नहीं रह रहा है तो हम उसको फर्स्ट और सेकंड फलन के नाम से दर्शा देते हैं ना, सिंबल में ऐसा लिख देते हैं, पहला फलन और दूसरा फलन, ठीक है। मतलब याद रखने के लिए कोई भी फॉर्मूला आप याद रख लो, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिस में आते हैं खुद ही याद हो जाता है। तो पहला और दूसरे फलन, ठीक है। अब पहला फलन गुणा में दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन ये, ओके। फिर माइनस, ठीक है। अब समाकलन किसका करेंगे, पहले फलन का, ठीक है, मतलब जो पहला है पहले का अवकलन होगा, पहले का अवकलन, ठीक, गुणा में दूसरे का समाकलन, मतलब समाकलन दोनों जगह दूसरे का ही होगा, ठीक है, ये। फिर इन दोनों के गुणनफल से जो मिलेगा उस पूरे का समाकलन, ये, है ना। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मेट हो गया बताओ, ठीक है। जो तरीका आसान रहे याद रखने के लिए उससे आप याद रख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बेटर करके फिर से देख लें, पहले और दूसरे फलन का गुणनफल का समाकलन करना है। तो हम यहाँ किसी एक को पहला मान लेंगे, उसका भी एक नियम होता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले का, ठीक है, पहला गुणा में रहेगा, उसके साथ किसका गुणा होगा, दूसरे के समाकलन का, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इन दोनों का गुणा होकर जो मिलेगा
उस पूरे का समाकलन, है ना, ये हमारा फॉर्मेट है, उसका ये नियम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो है ना, पहला फलन चुनने का एक नियम इसमें हम उपयोग में लाते हैं। जैसे हमारे पास 4 मुख्य तरह के फलन होते हैं जो, ठीक है, ये प्रथम फलन, ठीक है, नियुक्त करने हेतु, ठीक है, मतलब पहला किसको माने दूसरा किसको माने, इसके लिए हमारे पास एक नियम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है ना क्वेश्चन ऐसा दिया है x log ex ऐसा, है ना, या हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है log ex sin x। तो इसमें पहला और दूसरा किसको माने जिससे हमको आसानी हो जाए प्रश्न को सॉल्व करने में, उसके लिए क्या होगा, छोटा सा है ना रूल यूज करते हैं जिसे हम आई लेट रूल बोलते हैं, जो आई, ठीक है, लेट एस, है ना। अभी ये आई से क्या है, मतलब ये सीक्वेंस है, जो मतलब हमारे पास इतने तरह के फलन होते हैं तो उसमें से सबसे पहला फलन आई मतलब किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है, इनवर्स फंक्शन मतलब व्युत्क्रम फलन के लिए, है ना, दोनों में लिख देता हूं व्युत्क्रम फलन के लिए। जैसे हमारे पास ऐसा दिया हो sin की घात माइनस एक्स, है ना, cos माइनस एक्स, मतलब घात माइनस में हो, ठीक है, साइन हो या cos हो उससे मतलब नहीं है, घात किस में हो, माइनस में हो, है ना, या बटे में हो, ठीक है, अपॉन में हो, तो वो व्युत्क्रम फलन होगा, है ना। तो अगर हमारे पास प्रश्न में ऐसा दिया है जैसे माइनस ऐसा, है ना, तो ये प्रश्न में हम पहला किसको मान लेंगे, यहाँ पर सबसे पहला फलन माइनस वाले को, जिसकी पावर बटे में है उसको हम, है ना, जिसकी पावर माइनस में है उसको पहला लेंगे, ठीक है। फिर एल, है ना, एल जो किसके लिए, लॉगरिथमिक, ठीक है, या लघुगुणकीय, चलो इसमें भी लिख देते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, लॉग वाला तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना, हिंदी में उसको क्या लिखते हैं हम, लघु गणकीय फलन, ओके। जैसे लॉग है, लॉग के साथ कोई है तो उसको हम पहला मानेंगे, है ना, अंडरस्टूड है, इसे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर ए, है ना, ए से एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंग्लिश में हम इसे लिखे बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय फलन। जैसे x एक्स स्क्वायर ऐसा, है ना, x हुआ x, ये देखिए तो x ये बीजगणितीय है ना, x की घात होगी तो वो भी इसमें आ जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर है ना t, t, ओके, आई लेट से याद रखते हैं ना, t, t किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अब इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, त्रिकोणमिति आप समझ सकते हो, जैसे साइन, ठीक है, साइन थीटा हुआ, cos थीटा हुआ, जैसा भी हो, तो sin x cos x, है ना, tan x, इस तरह से, है ना, ये समझ जाओगे आप ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ये साइन वाला है ना, तो इसको हम पहला मान लेंगे, ठीक है। फिर e, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिसे हम चर घातांकी कहते हैं, चर घातांकी फलन, है ना, चर घातांकी मतलब जैसे ex, a की घात ex, इस तरह से, ओके, मतलब यहाँ, ठीक है, घात जो है वो चर हो, इस तरह से ऐसा कोई फलन हो तो उसे हम सबसे लास्ट में मानेंगे, मतलब ये सीक्वेंस है। जो अगर हमारे पास जैसे उदाहरण के लिए दो फलनों का गुणनफल है, लॉगर ये वाला, है ना, ये जैसे यहाँ पर एक कौन सा फलन है, लघुगुणकी फलन है, फिर यहाँ इनवर्स फलन है ना, इनवर्स मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम पहला किसको चुनेंगे, यहाँ पर साइन इसको चुन लेंगे, इनवर्स वाले को। यहाँ पर जैसे पहला फलन हमारे पास x log ex है ना, x log ex ये है, तो पहला हम किसको देखेंगे, यहाँ सीक्वेंस देखो, पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथम है, और इधर एलजेब्रिक है, लॉगरिथम और एलजेब्रिक, तो पहला किसको ले लोगे, लॉगरिथम वाले को, और एलजेब्रिक वाले को हम सेकंड लेंगे, है ना। तो ये नियम है जो एक्चुअल में, तो यहाँ देखना, इसमें एक और चीज ध्यान रखें, ठीक है, ये जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, आई लेट, है ना, ये इस तरह से क्या लिखा हमने, आई लेट, ये सीक्वेंस उसकी है। लेकिन कहीं कहीं जो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये रूल एकदम परफेक्ट रूल है, ठीक है, ये है ना, परफेक्ट से मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, हम आवश्यकता अनुसार, ठीक है, जिससे हमको आसानी लगे वैसे भी हमारे आधार पे हम सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है, मतलब ये सिर्फ आसान बनाने के लिए दिया है जो प्रश्न को, है ना, सॉल्यूशन को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको ये नियम फॉलो ही करना है, ठीक है, ये से कोई वैज्ञानिक और गणित इनके द्वारा बनाए गए नियम नहीं है, ये सिंपल से है जो हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम इस सीक्वेंस का ध्यान रखें।
तो कहीं कहीं जो, ठीक है, आप ये वाली सीक्वेंस भी पढ़ोगे, ली एट ई, है ना। तो ये सीक्वेंस या हाईलाइट, इन दोनों में से, ठीक है, आवश्यकता अनुसार अगर, ठीक है, हमको प्रश्न सॉल्व करना है जिससे आसान हो रहा है, उस सीक्वेंस को हम अपना लेते हैं। तो आप कभी कभी इस रूल को हाईलाइट इस तरह से भी देखोगे, मतलब कई जगह आप इसको इस तरह से सुनोगे, कोई हाईलाइट से, कोई इसे लिएट, है ना, की तरह उपयोग में लाता है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो हाईलाइट नियम सीखा है और यहाँ ये लिएट यूज कर रहे हैं, तो ये तो कोई परफेक्ट रूल नहीं है ना। ये हम हमारी आवश्यकता अनुसार कोई जो आसान हो जाए हमको सॉल्व करना, हम हमारी सुविधा के अनुसार कोई भी सीक्वेंस उपयोग में ला सकते हैं, है ना। ये बस हमारे लिए एक सुविधा बस है, ठीक है, कोई परफेक्ट नियम नहीं है ना। चलिए, तो ये तो हुआ जो हमारे पास, ठीक है, घनशा विधि का सिर्फ फॉर्मेट हमने लिखा है कि अगर हमको दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करना है घनशा विधि द्वारा, तो ये उसका रूल है, ये फॉर्मेट है, इसी के आधार पर हम, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है ना, हल करते हैं। और पहला फलन किसको मानना है, दूसरा फलन किसको मानना है, उसके लिए तो हम ये दोनों सीक्वेंस याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये वही है, एल मतलब लघुगणकीय, आई मतलब व्युत्क्रम, ये इस तरह से, है ना। तो आवश्यकता अनुसार जहां हमको सुविधा हो, हम दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला फलन चुनने के लिए नियम है ना। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इसको पिछले लेक्चर में हमने नोट कर ही लिया होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखकर जो नोट्स बना रहे होंगे, तो ये वापस फॉर्मूले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने फॉर्मूले लिखे थे, तो आपने वहां से नोट कर लिए होंगे, तो बार बार इसे रिपीट ना करें, सिर्फ इतना लिखिए, है ना। फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा ना, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं घनशा विधि द्वारा समाकलन के, है ना। तो हमने ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला है जो हमारे पास, ठीक है, x e है, सभी को x के सापेक्ष समाकलन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना, है ना, ये माना x e, इसे हम i से दर्शा देते हैं, x e x को, ओके। अब नेक्स्ट पे यहाँ पर, है ना, दो फलनों का गुणनफल है, ये अलजेब्रिक है ना, बीजगणितीय फलन है और चरघातांकी फलन है। तो अब इसमें से पहला और दूसरा किसको माने, तो उसका नियम हमारे पास है। पहला है, तो देखो कौन कौन से फलन है हमारे पास उसमें, एक ये वाला अलजेब्रिक फलन x और ex वाला कौन सा फलन है ना, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल। तो हम पहला किसको मान लेंगे, यहाँ पर x को फर्स्ट मान लेंगे, है ना, ये, और ex को सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। ये ऐसा लिखना आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिख दे रहा हूँ जो, ठीक है। तब, है ना, हमारे पास समाकलन का भी हमने जो फॉर्मेट लिखा है, एक बार हम फॉर्मेट लिख देते हैं जो, तब ताकि हमको आसानी रहे, है ना। तो यहाँ पर i, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड फलन का समाकलन फॉर्मेट लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो पहला गुणनफल में दूसरे का समाकलन माइनस, ठीक है, पहले का अवकल गुणांक गुणित में दूसरे का समाकलन, ठीक है, और इस पूरे का समाकलन। ये फॉर्मेट हमने लिखा है यहाँ पर, इसी आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर x e की घात x, है ना, कितना हो जाएगा, x e की घात x का मान, ठीक है। पहला हमने किसको माना है, x को, तो यहाँ देखते चलिए तो बस इसी आधार पर पहला कौन है, x, गुणा में सेकेंड, है ना, सेकेंड कौन है, ex, मतलब बहुत आसान उदाहरण से हमने स्टार्ट किया है, माइनस, फिर यहाँ पर, ठीक है, समाकलन, है ना, और dy dx, मतलब पहले का अवकलज, पहला कौन है यहाँ, x, तो x का अवकलज, गुणा में क्या रहेगा यहाँ पर, गुणा में दूसरे का समाकलन, दूसरा कौन है यहाँ, ex dx, और इस पूरे का समाकलन, ठीक है। ये अब सूत्र लगते जाना है ना, नियम हम लगा चुके हैं, फॉर्मेट हमने लगा दिया है, नियम लगाने के बाद क्या लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो x e की घात x, यहाँ पर x गुणा में ex का समाकलन क्या ही रहेगा, ये, है ना, e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। ex बोलने का मतलब उसकी पावर x रहेगी, है ना, e रेज़ टू द पावर x, ठीक है, माइनस इधर देखिए अब dx by dx, है ना, ये यहाँ पे समाकलन का सूत्र लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, dx by dx, ये हो गया 1, और ex, है ना, समाकलन में, तो इसकी वैल्यू e रेज़ टू द पावर ex dx, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x रेज़ टू द पावर ex माइनस यहाँ बचेगा ex dx, ठीक है। फिर सूत्र लग जाएगा, पहला पद तो एज इट इज रहेगा, e रेज़ टू द पावर ex माइनस ex, ओके। और अनिश्चित समाकलन है,
तो यहाँ पर लास्ट में नियतांक जोड़ देंगे, है ना। तो ये आ गया क्या हमारे पास x e s की पावर e x, सॉरी है ना, यहाँ dx भी लगेगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर x e x की पावर dx है ना, यहाँ dx लिखते जाना, हमने लिखना छोड़ दिया, ठीक है, ये सर ओके। तो ये होगा उसका, है ना, यहाँ लिख देना साइड में, जहाँ c बराबर ये क्या है समाकलन नियतांक, ओके, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया पहला प्रश्न, है ना। फिर इसी तरह का हम दूसरा वाला भी देखते हैं, ठीक है। हमने आसान आसान एग्जांपल लिए हैं, दूसरे को देखते हैं, ठीक है। दूसरे को हमने लिख दिया x log e x, है ना। सॉल्यूशन इसका हम देख रहे हैं, ठीक है, माना, ठीक है, i से हम दर्शा दे इसको x log, ओके। अब नेक्स्ट देखोगे ये हमने उसको i से दर्शा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐसा लिखा जाएगा। अब ये, अब उसका फॉर्मेट जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेट अगर फिर से लिखना है तो आप रिपीट कर सकते हो या डायरेक्ट आप, है ना, सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें आप फर्स्ट किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे, तो दो फलन दिख रहे हैं हमको, एक कौन सा है, ये ए जो है ये एल्जेब्रिक है, और ये है ना लघुगणकीय फलन। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, पहला किसको ले लेंगे हम, एल आ रहा है, जो एल मतलब पहला कौन किसको माना जाएगा यहाँ पर लघुगणकीय हो, ठीक है। अगर हमारे पास लघुगणकीय और एल्जेब्रिक फलन है तो लघुगणकीय पहले है, मतलब पहला उसको लेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे, है ना। तो इसको पहला लिख देते हैं हम, इसको दूसरा, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम हमारे समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट हम उसको आंसर लिख रहे हैं x log ex dx, है ना, यहाँ पर भी dx लिख दे, सॉरी यहाँ पर भी dx लिख दे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे पहला किसको मान लिया हमने log ex को, तो पहला log ex, है ना, ठीक है, मतलब बेस उसका ये रहेगा। अब देखो सेकेंड का अवकलन समाकलन माइनस, ठीक है, माइनस, अब पहले का अवकलन dy dx, पहला कौन है यहाँ पर log ex गुणित दूसरे का समाकलन, है ना, ये दूसरे का समाकलन, समाकलन यहाँ किसका ही होगा x dx, और इससे जो मिलेगा उस पूरे का समाकलन, है ना। ध्यान से नोट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर से देख ले, पहला गुणनफल में दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणा, ठीक है, गुणित दूसरे का समाकलन और इन दोनों का पूरे का समाकलन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर log ex, है ना, सूत्र लगाते जाना है, नियम लगा दिए है, सूत्र लगाना है। तो अब x की घात, है ना, x यहाँ पर जो कौन सा है घातांक की फलन ये वाला है ना। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर घात वाला, मतलब जैसे यहाँ x की घात कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है ना, तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। हम सूत्र यहाँ से नोट देख लेना, जो मैं सूत्र यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये x की घात 1 + 1 1 + 1, है ना, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे x की घात 2/2, ठीक है ना, ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक, ओके। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2/2, ठीक है। फिर माइनस माइनस, अब है ना log ex का अवकलन, तो log ex का अवकलन तो क्या होता है यहाँ देखो, ठीक है। जैसे हमको सूत्र, हमने अवकलन वाले सूत्र नहीं लिखे हैं, लेकिन हमको समाकलन और अवकलन का नियम पता है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस है। तो 1/x का 1/x dx का समाकलन क्या है log ex, तो log ex का समाकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन करेंगे, तो वापस क्या मिल जाएगा 1/x, या फिर डायरेक्ट सूत्र याद रखें, है ना, log ex हमने उधर अवकलन वाले में सूत्र पढ़े, तो ये ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/x, ठीक है, log ex का अवकलन 1/x, इधर अब x² का सॉरी x dx, है ना, इसका समाकलन क्या होगा, तो यही होगा जो आगे होगा, यहाँ इधर हमने किया है x²/2, है ना, ये यहाँ पर भी घात वाला सूत्र लगेगा और इस पूरे का समाकलन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ना log ex, ये पद ऐसे इट इज रहेगा, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x से x की घात कैंसिल, ठीक है। अब ये जो दो है, दो समाकलन है ना, नियत राशि है, समाकलन से बाहर आ जाती है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन में क्या रह जाएगा x, ये ओके। तो ये आ गया, फिर नेक्स्ट है ना, यहाँ से log ex x²/2, ठीक है, माइनस 1/2। अब x का फिर से समाकलन करोगे, ये घात वाला सूत्र लगेगा, यहाँ घात मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो कितना आ जाएगा x²/2, ठीक है, ये है ना। अब इसको और आगे सॉल्व कर ले, तो x log
ई एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो इसको कॉमन ले ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई टू को, यहाँ पर बच जाएगा लॉग ई एक्स और इधर माइनस वन बाय टू, है ना, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पर अनिश्चित समाकलन है तो नियतांक भी जोड़ देते हैं आंसर में, जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक, ओके, समाकलन नियतांक है ना, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हमारे पास इसका दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन, है ना। फिर इसी तरह से फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में, हमने क्या है हमारे पास x log x इसका समाकलन करना है, तो हमारे पास ये आई लेफ्ट वाले नियम से, है ना, हमने पहला किसको मान लिया यहाँ x log x को और दूसरा किसको मान लिया है x को, तो फिर ये फॉर्मेट लगा है यहाँ पर, ठीक है, पहला फलन log x गुणा में दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन गुणांक गुणित दूसरे का समाकलन, इन दोनों का गुणनफल करने के बाद जो आएगा उसका समाकलन, ठीक है। फिर सूत्र लगाए यहाँ पर, सूत्र लगाने के बाद मान रखते गए जो फिर जो कैंसिल आउट हुआ उसको आधार पे ये हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए तो ये था हमारे पास उसका दूसरा क्वेश्चन, है ना, इतना नोट कीजिए, फिर हम थर्ड वाला भी देखते हैं, ओके। चलिए ना अब हम नेक्स्ट आगे के सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना, तो इसको तो सबसे पहले भी हम आई से दर्शा दे, मतलब समाकलन करने के पश्चात जो आंसर आएगा ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हमने आई से दर्शा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मेट लिखकर जो नियम लगा दें, है ना, मैं फॉर्मेट हमने लिख देते हैं फिर से एक बार, ठीक है, आई फर्स्ट सेकेंड, फिर यहाँ फर्स्ट फिर सेकेंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, गुणा में दूसरे का समाकलन dx, है ना, dx, ये हमारा फॉर्मेट हमने लिखा है, ओके। अब इसमें फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, ये नियम है हमारे पास, तो हमारे पास दो फलन है यहाँ पर, कौन से, एलजेब्रिक, है ना, और ठीक है ये एलजेब्रिक और ये त्रिकोणमिति, तो पहला कौन आएगा यहाँ पर, एलजेब्रिक फलन, और त्रिकोणमिति वाले को हम दूसरा मानेंगे एटी, है ना, सीक्वेंशियल, ठीक है। तो पहला यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहला मानेंगे हम, है ना, कॉस एक्स को दूसरा मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और ये फलन हो गया सेकंड, है ना, ये लिखना आवश्यक नहीं होता है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, है ना, इसका आंसर होगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा पहले का गुणा दूसरे का समाकलन cos x dx, ठीक है, फिर माइनस में, है ना, पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुणा में दूसरे का समाकलन cos x dx, ओके, फिर इन दोनों के गुणनफल का पूरे का समाकलन, है ना, ये फॉर्मेट लिखा हमने तो अभी, है ना, फॉर्मेट के आधार पे लिख दिया, उसको नियम लगा दिया यहाँ पर, अब सूत्र लगाते जाना है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर cos x dx, इसका समाकलन क्या है इधर, cos x dx का समाकलन sin x, है ना, तो यहाँ हो जाएगा sin x, इधर माइनस, ठीक है, समाकलन d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसका जो अवकलन क्या होगा, सूत्र हमारे पास होता है d बाई डी एक्स एक्स की घात n n x n माइनस वन, ठीक है ना, ये हमारे पास, है ना, सूत्र है अवकलन का। तो अब इसके आधार पे मैं यहाँ अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, किसका सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का, तो इससे कंपेयर करके देखिए, घात जो है गुणा में आ जाएगी घात दो, और x घात एक माइनस हो जाएगी दो माइनस वन, तो कितना आ जाएगा ये 2x, है ना। ये यहाँ में इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आप यहाँ लिख सकते हो, तो इधर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इसका अवकलन गुणांक कितना आएगा 2x, ठीक है, फिर गुणित में cos x का कितना आ जाएगा sin x dx, ओके, ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ जो फिर से आगे बढ़ा रहे इसको x स्क्वायर sin x, है ना, फिर यहाँ देखो जो दो जो है ना, टू जो है वो क्या है, नियतांक है, तो समाकलन से बाहर आ जाता है, तो टू यहाँ समाकलन में क्या रह जाएगा x sin x dx, है ना। अब फिर से जो हमारे पास ये वाला जो पद है वो गुणनफल के रूप में आ गया वापस, है ना, इसको फिर से हमें गुणनफल का नियम लगाकर फिर से सॉल्व करना है, मतलब दूसरा जो पद है उस पूरे पद को वापस खंडशः विधि लगानी पड़ेगी, मतलब एक बार, ठीक है ना, फिर से गुणनफल के रूप में आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही प्रश्न में अनेक बार खंडशः विधि लगानी होगी, है ना, तो ये उसी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। अब पुनः यहाँ पर हम खंडशः विधि अप्लाई करेंगे, है ना, तो इधर क्या था एक्स स्क्वायर cos x
dx। ठीक है, अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx है ना, पहला पद तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, दूसरा जो पद है -2 है ना, दूसरे पद में वापस हमें खंडशः विधि लगानी होगी। तो खंडशः विधि लगाने के लिए फिर से पहला और दूसरा फलन मानना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा फलन यहाँ वापस कौन हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो एक्स वाला जो है, ये देखो एक्स वाला एल्जेब्रिक वाला पहला और त्रिकोणमितीय वाला दूसरा है ना, तो फिर से एक्स हमारा यहाँ पहला हो गया और ये दूसरा, पुनः हम यहाँ पर खंडशः विधि लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स समाकलन है ना, ये फॉर्मेट लगेगा समाकलन साइन एक्स dx। ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर किसका अवकलन होगा, पहले का dy dx x। ठीक है, फिर गुणा में समाकलन दूसरे का साइन x dx और पूरे का समाकलन। ठीक है ना, फिर से देख ले एक बार, पहले का गुणनफल फिर दूसरे का समाकलन का गुणनफल है ना, फिर माइनस के बाद पहले का अवकलन गुणित दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन है ना। ये हमने यहाँ नियम लगा दिया, अब इसमें भी पुनः सूत्र लगेंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर cos x dx है ना, ये हमारा मेन प्रश्न है। इसका आंसर कितना आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये पद तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये पहला पद हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर इधर देखो -2 है ना, -2 ये गुणा में एज इट इज। ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पर साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का यहाँ लिख रहे हैं हम 2, फिर एक्स साइन एक्स का समाकलन, इधर देखें साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ लिखा माइनस पहले का अवकलज dx/dx, तो इसका आंसर होगा 1, इसका है ना dx/dx, इसका आंसर होगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 और साइन एक्स का क्या आ जाएगा वापस माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है ना, ये थोड़ा जगह नहीं थी, नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखो इधर कितना होगा, तो फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स पहला पता है एज इट इज लिखा हमने ये वाला, फिर ये -2 गुणा में इधर, अब ये कितना हो जाएगा, फिर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर ये वाला पद देखो दूसरा वाला 1 और उसके गुणा में क्या है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये वाला पद प्लस हो जाएगा है ना, ये कॉस एक्स का माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो गया, समाकलन में बचेगा कॉस एक्स dx। ठीक है ना, फिर से बता दो एक्स इसके साइन एक्स पहला पद ऐसे, फिर 2 गुणनफल में x माइनस कॉस एक्स हो गया, यहाँ से माइनस, यहाँ अंदर वाला माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो गया कॉस एक्स dx। ओके है ना, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन उसका समाकलन कितना होगा साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, इस प्रकार से ना। अब ये 2 को अगर हमें अंदर गुणा करके लिखना है तो लिख सकते हो जो, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, एक्स साइन एक्स -2 है ना, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स है ना, तो ये आएगा हमारा आंसर। ओके चलिए ना, इतनी ओ इसमें भी हमारा साइन है ना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हमने साइन एज इट इज लिख दिया है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा है ना, चिन्ह का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सेकेंड है ना, इसका सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इतना नोट कीजिए। ओके चलिए ना, अब इसका हम लास्ट देखते हैं जो, ठीक है, log ex है ना, तो फिर से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसको ऐसे दर्शा दिया तो log e⁻x dx है ना, ये हमने माना। अब देखो यहाँ पर इसमें तुम जो हमारे पास हमें एक ही फलन दिख रहा है, लघु गुणकीय फलन है ना, और लघु गुणकीय फलन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास log ex के समाकलन का कोई सूत्र नहीं है, तो फिर अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे हमको यहाँ ऐसा लग रहा होगा ये तो एक ही फलन है, इसके गुणनफल में तो कोई दूसरा पद है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट सूत्र लगाना चाहिए, तो हमारे पास log ex के समाकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है है ना, मतलब हम इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते,
तो फिर हम यहाँ पर भी खंडशः विधि ही लगाएंगे। अब खंडशः विधि लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास दूसरा पद तो होना चाहिए, हमारे पास तो यहाँ एक ही पद है, दूसरा पद इसके गुणनफल में होना चाहिए। तो फिर क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आई बराबर है ना 1 डॉट है ना log e रेज़ टू x dx, मतलब उसके गुणनफल में हमने यहाँ पर क्या किया, log ex था हमारे पास सिर्फ इतना, उसके गुणनफल में हमने 1 लिख दिया। अब ये जो 1 है, ठीक है, दो पद आ गए हमारे पास, ठीक है, तो अब हम यहाँ इसमें फर्स्ट और सेकंड फलन मानकर खंडशः विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब log ex को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते सॉल्व, तो इसलिए हमने उसमें 1 का गुणनफल कर दिया, है ना। आंसर तो वही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा 1 का गुणनफल भी किया तो। लेकिन अब हमारे पास दो पद आ गए, एक पहला हो गया 1 और दूसरा हो गया log ex। अब पहला किसको मानेंगे यहाँ पर, तो पहला जो कौन होगा यहाँ, देखो कौन कौन है हमारे पास यहाँ पर, पहला लघु गुणकीय, मतलब इनवर्स वाला हो पद में तो इनवर्स वाले को पहला मान लेंगे, फिर लघु गुणकीय आ रहा हो, है ना, क्वेश्चन में, तो लघु गुणकीय को पहला मान लेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहला कौन, लघु गुणकीय को ही हम पहला मान लेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट, और एक जो है ये एक है, ये हमारा दूसरा फलन हो गया, है ना। तब यहाँ फॉर्मेट लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट है ना, वैसे हम कई बार लिख चुके हैं उसको, ठीक है, याद भी हो गया होगा, है ना, पहले का गुणनफल दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस पहले का अवकल गुणांक, ठीक है, माइनस और गुणित दूसरे का समाकलन, और इस गुणनफल का पूरे का समाकलन, ये हमने फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। अब इसी आधार पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 log ex है ना dx क्या हो जाएगा, पहला कौन है हमारे पास log ex, ये पहला है, पहले का है ना, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन हो जाएगा, 1 को दूसरा माना हमने, माइनस में डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स मतलब पहले का अवकल, तो पहला कौन है यहाँ पर log ex, ओके, गुणित में दूसरे का समाकलन, दूसरा कौन है यहाँ पर 1 dx, है ना, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पूरे का समाकलन, ओके। चलिए ये हमने लगा दिया, नियम लगा दिया, अब सूत्र लगाते वैल्यू रखते जानी है ना, log ex dx, है ना, ये 1 into में लिखा तो नहीं भी चलेगा, इधर log ex, ये तो एज इट इज रहेगा। 1 का समाकलन क्या है, 1 का समाकलन x, है ना, तो इधर 1 का समाकलन हो गया x, ओके, फिर माइनस, ठीक है, माइनस समाकलन में log ex का अवकल, है ना, log ex का अवकलन कितना होता है 1 by x, ओके, मतलब d by dx, ये सूत्र है ना, अवकलन के सूत्र से आपको याद आ जाएगा, वो देख लीजिए ना, 1 by x, तो ये हो गया 1 by x, ठीक है, log ex का अवकल गुणांक कितना हो गया 1 by x, और 1 का समाकलन, 1 का समाकलन x dx, ओके, ये है ना। फिर अब यहाँ पर ये ऐसे है ना, अब ये x से x कैंसिल हो गया, फिर इधर आंसर क्या बचा हमारा, समाकलन log ex dx, इसके गुणा में इधर 1 लिखा तो नहीं भी लिखा तो चलेगा, है ना, फिर इधर log ये वाला जो x है ना, वो आगे आ जाएगा, क्यों x log ex माइनस, ठीक है, समाकलन में क्या बचेगा, x से x तो कैंसिल हो गया, समाकलन में बचेगा 1, ठीक है, 1 dx, ओके, फिर से log ex dx x log ex और इसका समाकलन पुनः x, तो ये रहेगा हमारा आंसर, ओके, चलिए, है ना, तो ये रहेगा क्या हमारे पास खंडशः विधि द्वारा समाकलन, और उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर समझे हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा निश्चित समाकलन के उदाहरण, है ना, या निश्चित समाकलन के उदाहरण थे, फिर 2-4 एग्जांपल हम निश्चित समाकलन की भी देखते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए ना कुछ एग्जांपल अब हम निश्चित समाकलन के देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना तो हमारे पास ये कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं जिनके हमको मान ज्ञात करना है ना। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर, पहला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, समाकलन, उसकी लिमिट है 0 से 2 1 by √x dx, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है ना। सॉल्व हम इसको कर रहे हैं, हमने इसको i से दर्शा दिया, i बराबर समाकलन 0 से 2 1 by √x dx, है ना। तो आप देखो यहाँ पर ये 1 by √x है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर है ना 1 by √x को समाकलन 0 से 2 और x की घात 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 रूट में है तो 1/2 घात लिख दी उसकी dx, है ना। अब ये घात आ गई उसकी i बराबर, अभी मतलब सॉल्व नहीं किया हमने, ठीक है,
अभी तो सिर्फ हम उसको कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। तो 0 से 2, ठीक है, x की घात बटे में था x, है ना, बटे में उसकी घात 1/2 है, ऊपर आकर x की घात -1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, इस प्रकार से अब ये तो हमने उसको कन्वर्ट करके लिखा है। अब यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, तो घात वाला सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ से x की घात n वाला, इस सूत्र के आधार पर, ठीक है, क्या होगा हमारे पास i का मान, ठीक है, सूत्र लगा रहा है, सूत्र वहां से देख लेना 0 से 2, है ना। तो नियम क्या है, सूत्र लगा दिया हमने, ठीक है, x की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये सूत्र लगा दिया ना, ये वाला x की घात n+1 अपॉन में n+1, ये सूत्र लगा दिया यहाँ पर। अब सूत्र लगाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारी लिमिट होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं 0 और यहाँ 2, निम्न लिमिट को यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, उच्च लिमिट को यहाँ लिखते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करो, x की घात कितनी हो जाएगी, है ना, ये -1/2 और +1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 और अपॉन में भी कितना बचेगा 1/2, लिमिट क्या रहेगी इसकी 0 से 2, ठीक है। अब ये जो 2 बटे में है ना, इसको हम गुणा में लिख देंगे तो ऊपर आके गुणा में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा i बराबर, ठीक है 2, है ना, ये 1/2 है, ये ऊपर आके गुणा में हो जाएगा 2, x की घात 1/2, इधर लिमिट 0 से 2, ठीक है, ये हमने। अब इसके बाद तो क्या नियम है कि जो हमारा चर है पहले, है ना, मतलब नियम हमने सीखा है पहले, ठीक है, निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन हमने सब इंट्रोडक्शन में सब सीखा है। तब देखना है, हाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो सूत्र लगा देते हैं, सूत्र लगाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, उस ब्रैकेट पर लिमिट लिख देते हैं हम, जैसे 0 से 2 जो लिमिट दी हुई है ना, ये 2 है वो हमारी उच्च लिमिट कहलाएगी, उच्च सीमा कहलाएगी, और 0 जो है वो निम्न सीमा कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी, है ना। अब हमने सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद जो आंसर आया उसको सॉल्व किया यहाँ पर और उस पे ब्रैकेट लगा दिया, जो ब्रैकेट लगा के लिमिट लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, जो चर है, उसके स्थान पर उच्च लिमिट रखते हैं, फिर एक बार निम्न लिमिट रखकर उसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा i बराबर 2, है ना, उच्च लिमिट रख देंगे, ठीक है, इसके स्थान पर, है ना, चर के स्थान पर, तो ये 2 और कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, इधर 0 की घात 1/2, ठीक है। तो i क्यों कितना आ जाएगा, i बराबर 2 और यहाँ, है ना, 2 और ये हो जाएगा √2 और इसका आंसर 0 रहेगा, तो 0 की घात कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो फिर i बराबर कितना हो गया हमारे पास 2, है ना, ये होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए ना, तो इतना नोट कीजिए, जो फिर हम आगे वाले प्रश्न भी देखते हैं। चलिए ना, चलिए ना, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो अगला दूसरा है हमारे पास, ठीक है, लिमिट, है ना, समाकलन लिमिट 0 से π/2 cos x dx, ठीक है, इसको हमने i से दर्शा दिया, माना i बराबर, ठीक है, 0 से π/2 cos x dx, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सा जो है ना सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट, तो cos का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x, है ना, तो यहाँ sin x, ठीक है, और लिमिट रहेगी उसकी 0 से π/2, है ना, सिंपल सा, इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा के लिमिट रखना है, मतलब, ठीक है, i बराबर, ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसके स्थान पर एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रख के माइनस कर देते हैं। तो अपर लिमिट कौन है, यहाँ वेरिएबल कौन है, x, मतलब किसके सापेक्ष अवकलन किया हमने, x के सापेक्ष, तो x के स्थान पर हम उच्च लिमिट रखेंगे एक बार, है ना, तो π/2, है ना, माइनस, ठीक है, साइन, अब निम्न लिमिट रखकर हम माइनस कर देते हैं, तो निम्न लिमिट यहाँ कौन है 0 है, तो साइन 0, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब साइन π/2 मतलब पाई का मतलब कितना होता है, तो 180, है ना, इसमें, ठीक है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री होगा, यहाँ पर पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो π/2 मतलब कितना 90, ठीक है। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 बराबर 1, है ना, साइन 90 बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ 1 और साइन 0 0, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 1, है ना, ये होगा हमारा उत्तर, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर 1, ओके। चलिए, ये तो आ गया हमारा उत्तर। फिर नेक्स्ट उसका दूसरा एग्जांपल जो है ना, फोर्थ, ठीक है, डायरेक्ट जो सॉल्व, चलिए यहाँ लिख देते हैं R1 से R2, ठीक है, लिमिट उसकी है Q1 Q2 अपॉन R
स्क्वायर दिया है ना, ये प्रश्न हमने लिखा। ठीक है, अब इसको आई से हम दर्शा दे रहे हैं, माना आई बराबर समाकलन की लिमिट R1 से R2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दिया है ना। मतलब एक्चुअल में जो ये जो सूत्र हैं ये आवेशों के मध्य है ना, जैसे धन आवेश ऋण आवेश इनके बीच में लगने वाले बल का सूत्र है ये, है ना। ये हम 12th में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में जो हमको फिजिक्स में निश्चित समाकलन का इस तरह से उपयोग होता है, इसलिए हम उसके आसान आसान एग्जांपल देख रहे हैं ना, मतलब सिर्फ अप्लाई करते आना चाहिए उनको। ठीक है, तो यहाँ के Q1 और Q2 ये सब नियतांक राशि होती है ना। के यहाँ पर क्या है, नियतांक। Q1 और Q2 आवेश की मात्रा होती है, जैसे हमने कहा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, है ना, इनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो इतना ही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये बल का सूत्र है, जहाँ Q1 Q2 ये नियतांक है ना, और r यहाँ पर चर है। ठीक है, तो इसलिए नियत राशि समाकलन से बाहर हो जाएगी, तो i बराबर हो जाएगा k Q1 Q2, है ना। इनको हमने समाकलन से बाहर कर दिया, नियम हमें पता है, जो चर राशि और अचर राशि समाकलन से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो k Q1 Q2 है ना, समाकलन R1 से R2। ठीक है, अब यहाँ अंदर क्या बचेगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बेटो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, k Q1 Q2 है ना, और बटे में r है। ठीक है, तो r की घात -2 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब बटे में है, ऊपर लेके गए तो घात माइनस, और लिमिट लगा दे R1 R2 और ये dr। ठीक है, इस तरह से, है ना। मतलब ये हमने नियतांक बाहर निकाला, r जो बटे में था उसको ऊपर लिख दिया तो घात -2 हो गई। अब यहाँ माइनस वाला सूत्र, ये घात वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, घातांक वाला, तो i बराबर कितना होगा, k Q1 Q2, ये तो नियतांक के बाहर रहेगा, है ना। सूत्र लगा देंगे हम आर स्क्वायर r की घात -2 में, इससे तुलना करके यहाँ से, है ना। तो कितना होगा ये, r की घात -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, है ना। ये सूत्र लगा दिया। अब सूत्र लगाने के बाद क्या करते हैं, हम जो लिमिट है उसको ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, R1 और R2। ठीक है, फिर i बराबर हो गया हमारे पास k Q1 Q2 r की घात -1 ठीक है, ये बचेगा यहाँ R1 से R2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माइनस है तो ये वाला माइनस, तो इस माइनस से के कारण ये पूरा पद माइनस हो जाएगा, माइनस से भाग देंगे तो ये माइनस को यहाँ लिख दिया हमने, माइनस k Q1 Q। यहाँ क्या बचा, r की घात -1। अब r की घात -1 इधर R1 से R2। ठीक है, अब क्या करेंगे, i बराबर -k Q1 Q2, है ना। ये r लिखा हुआ है, माइनस है उसकी घात, उसको बटे में लिख देते हैं, तो 1 अपॉन r, फिर R1 से R2, है ना, ये हो गया। अब ठीक है, वही नियम जो अंत में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसके स्थान पर उच्च लिमिट रख के निम्न लिमिट रख के माइनस कर देते हैं। तो यहाँ एक बार r के स्थान पर उच्च लिमिट रखेंगे R2, है ना, ये R2, फिर एक बार निम्न लिमिट रखकर माइनस कर देंगे, तो निम्न लिमिट यहाँ कौन है, R1 रखकर माइनस कर दिया। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रहे जो हमारे, है ना, निश्चित समाकलन के उदाहरण। एक और बचा है, इसको हम देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए। चलिए ना, अब हम नेक्स्ट उसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ वाला। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, जीरो समाकलन की लिमिट 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हमने, माना इसको i से दर्शा दिया, i बराबर 0 लिमिट उसकी π/4, है ना, tan स्क्वायर x dx, है ना, ये लिमिट π/4 है। अब देखना यहाँ पर ये जो tan स्क्वायर x है, तो इसको हम डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते समाकलन का, तो हम tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, i बराबर, है ना, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 dx, और लिमिट 0 से π/, तो हमने सिर्फ tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 लिखा है। अब यहाँ समाकलन हम करेंगे। अब समाकलन देखना, जो हमने नियम पढ़ा है कि यहाँ दो पद है, दो पदों का अंतर है, तो हर पद का समाकलन अलग अलग होगा यहाँ पर। तो पहले पद का समाकलन फिर दूसरे पद का समाकलन, है ना, तो हम इसको डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इधर देखिए जो i है ना, यहाँ पर लिमिट डालेंगे 0 से π/4, ठीक है ना, sec स्क्वायर x, पहले इसका समाकलन कर दो यहीं पर, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x। ओके, इसका समाकलन कर रहे हैं तो कितना आएगा, tan x। ओके, और सॉरी, हम समाकलन लगा रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पहले किसका समाकलन, sec स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा tan x, है ना। फिर
किसका समाकलन होगा, -1 का, 1 का सॉरी, तो 1 का समाकलन क्या होता है, x, तो 1 का समाकलन x है ना। ये समाकलन कर दिया, सूत्र लगा दिए, सूत्र जो वहाँ साइड में लिखे आप बीच में या लिखना चाहे लिख सकते हो, है ना। अब लिमिट उसकी 0 से π/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चर है उसकी जगह है ना लिमिट रख के माइनस करेंगे, तो i बराबर, ठीक है, देखना यहाँ 10x है ना, चर कौन है, किसके सापेक्ष किया हमने ऊपर समाकलन, x के सापेक्ष, तो x चर हुआ, तो x के स्थान पर पहले उच्च लिमिट रखेंगे π/4, फिर उसके बाद निम्न लिमिट रखेंगे, माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ 10 है ना, x के स्थान पर क्या जाएगा π/4 माइनस x के स्थान पर क्या रखेंगे π/4 ओके। फिर निम्न लिमिट रख के माइनस कर दें, ये हमारा पहला पद हुआ है ना। पहले हमने उच्च लिमिट रखी, दोनों में उच्च लिमिट रखी, अब दोनों में निम्न लिमिट रख के माइनस करेंगे, तो निम्न लिमिट रख के माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 10x के स्थान पर कितना हो जाएगा 10 0 है ना, फिर -x के स्थान पर भी कितना हो जाएगा 0, तो दोनों में हमने निम्न लिमिट रख दी और निम्न लिमिट रख के इसको माइनस कर दिया, ठीक है, ये है ना, ठीक। अब यहाँ पर आंसर निकाल लेते हो, i बराबर 10 मतलब π/4 मतलब फिर कितना होता है, चलो 10 π/4, ठीक है, इसका मतलब 10 45, तो इसका मान होता है 1 है ना, और इधर 10 0, इसका मान होता है 0, ठीक है, ये मान है ना। तो i बराबर कितना हो गया 10 45 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम 1, माइनस π/4 के स्थान पर π/4 ही रहेगा है ना, फिर माइनस 10 0 0, और ये 0 तो 0 ही रहेगा, ओके। तो फिर i बराबर कितना बचेगा, ये 0 माइनस होके हट जाएगा 1 माइनस π/4, ये हमारा आंसर रहेगा, ओके। तो ये रहेगा उसकी वैल्यू है ना। तो ये रहा आपके हमारे पास समाकलन और समाकलन के उदाहरण है ना। एक्चुअली में हमको फिजिक्स में सिर्फ निश्चित समाकलन का ही कई उपयोग में होता है, तो इसे आवश्यक रूप से सीखिएगा है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। चलिए नोट